Welcome and welcome back to your channel Easy Notes. ओके तो अभी हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय डब्ल्यू टेलर। अभी मैंने पूरा नाम बताया था ना इनका, किसको उसको याद है? वीडियो रिवाइंड मत करना। ओके मैं फिर से बता देती हूँ। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, पढ़ाई करो अभी। यूएसए में होते हैं क्या सारे महान लोग? नहीं, हमारे इंडिया में सारे महान लोग। यूएसए में इनकी बर्थ हुई थी 1856। ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसलिए मैंने ये बता दिया कि यूएसए में इनकी बर्थ हुई थी 1856। याद रखना है, रखो, वरना कॉमर्स वाले डेट का याद रखते हैं, उनको सिर्फ पैसा याद रहता है। ठीक है, एंड देन वैसे बोल रही थी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इनका जो बेसिक हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव था कि आपको अपने आदमियों से क्या करवाना है और कैसे करवाना है ताकि वो चीपेस्ट और बेस्ट वे में हो जाए। तो इनके जितने भी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स थी ना, वो इसी चीज़ पे बेस्ड थी कि आपको अपने आदमियों से जो करवाना है वो कैसे करवाएं आप कि वो चीपेस्ट और बेस्ट वे में हो जाए। ठीक है, तो इनका क्या था ना कि अगर आप मतलब एक लाइन में समराइज करूं कि इनका गोल क्या था, तो वो ये था कि टू प्रोवाइड एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। टू प्रोवाइड एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट या एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। फिर अभी हम इनके बारे में, जैसे मैंने बताया, फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे ये, या फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आप जो भी बोलिए। तो इनके 3 काम जो बहुत ज़्यादा सराहनीय है, अप्रिशिएट किए जाते हैं, वो 3 हैं कि इन्होंने शॉप मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। पहले शॉप्स को इतना वो नहीं करते थे, पर अब तो खैर शॉप तो डिपार्टमेंट्स में बदलने लगी है। ठीक है, तो इन्होंने शॉप मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। इन्होंने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बनाया। इसमें बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, इसे अभी मैं टेक्निक्स में पढ़ाऊंगी अच्छे से। ठीक है, यहीं पे है। कॉन्ट्रोवर्शियल इसमें काफ़ी है क्योंकि अभी पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसको अप्रिशिएट भी करते हैं थोड़ा सा, अभी आजकल के लोग तो करने लगे हैं। एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 4 प्रिंसिपल्स हैं। देखो, मैंने नॉट के फॉर्म में लिखा है क्योंकि मुझे नॉट वाला पढ़ने में अच्छा लगता है। किसी बुक में डिफरेंट लिखा होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये गलत नहीं है। तो मुझे नॉट के फॉर्म में पसंद है, तो मैं नॉट के फॉर्म में पढ़ाती हूँ। मैं भी आप लोगों को अच्छा लगने लगे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल्स। ये तीनों हैं, थोड़े से इंटरकनेक्टेड है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब से क्या समझता है? रूल ऑफ थंब क्या है? वो कांस्टेंट है। जो लोग साइंस वाले हो गए अब उनका थोड़ा आ हो गया, अरे मेरा वाला टॉपिक है। ठीक है, रूल ऑफ थंब में क्या है? हमने भी पढ़ा है रूल ऑफ थंब 10th में, ऐसे नहीं देखो। तो रूल ऑफ थंब में क्या है कि वो कांस्टेंट है, मतलब कुछ भी हो उसमें ये चीज़ फिक्स है। खैर मुझे याद नहीं है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये चीज़ फिक्स है कि थंब की डायरेक्शन क्या है और फिंगर की डायरेक्शन क्या बताती है, और व्हाट ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है। आई थिंक मुझे याद आ गया। और रूल ऑफ थंब वो डायरेक्शन बताती है। ठीक है, तो रूल ऑफ थंब स्पेसिफिक है कि बस यही है तो यही है। बट मैनेजमेंट इज साइंस, नॉट अ रूल ऑफ थंब। दैट मीन्स कि मैनेजमेंट में आप डिक्टेटरशिप नहीं चला सकते कि मैंने कह दिया तो कह दिया, ऑर्डर दे दिया तो दे दिया। जब तक आप सबका कोऑपरेशन नहीं लेंगे तब तक आप अच्छे मैनेजर आज के टाइम में तो नहीं हो सकते। खैर ये तो पहले के टाइम में होता था। ठीक है, एंड देन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थोड़े से इंटररिलेटेड है ये। ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब ये कि डोंट वर्क एज अ बॉस, डोंट वर्क एज अ बॉस, वर्क एज अ टीम मेंबर। बॉस की तरह काम मत करो, टीम मेंबर की तरह काम करो। मतलब टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट। बॉस स्पिरिट मत रखो कि मैं बड़ा हूं, मैंने कह दिया, मैं बॉस हूं तो वही होगा। हैव अ टीम स्पिरिट, सबकी सुनो, सबको कहो और सबको साथ लेकर चलो। भाई सबका साथ सबका विकास। फिर नेक्स्ट हमारा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तीनों इंटररिलेटेड है, पर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये थोड़ा सा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऊपर के दोनों क्या थे, मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बॉस मत बनो, लीडर बनो, टीम वर्क करो, साथ में रहो, साथ में चलो। तीसरा वाला क्या है, ये एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हकदारी मत दिखाओ कि मैं ही मैं, या एज अ एम्प्लॉय, एज अ बॉस, वट एवर, डोंट शो लाइक दिस कि सिर्फ मैं ही मैं। अब जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि वर्कर्स, जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं। अभी किसानों ने भी स्ट्राइक करी। बट जापान में क्या है, व्हेन दे आर अनहैप्पी विद द एनवायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री या विद द वेजेस दे गेट या वॉट एवर हैपन्स टू देम, या जो पॉलिसीज होती हैं, अगर उससे वो अनहैप्पी होते हैं या अनसेटिस्फाइड होते हैं, तो व्हाट दे डू, वो हाथ में काला पट्टा रिबन बांध लेते हैं एंड देन दे डोंट वर्क टू देयर अटमोस्ट, कि जितना वो कर सकते हैं उतना काम नहीं करते हैं। और सभी लोग यूनिटी में होते हैं तो सारे वर्कर्स बांधते हैं, एंड ताकि लोगों को शांतिपूर्वक पता चल सके कि नहीं,
दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो दे गेट अ मीटिंग, दे टॉक टू देम। तो ये वही गांधी जी के फॉलोअर्स, अहिंसा, कोई स्ट्राइक नहीं, कुछ नहीं, हमारे हक हमें दो, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ वो ब्लैक बैंड बांधते हैं एंड दे यूज टू शो दैट एंड देन डू नॉट वर्क टू द एटमोस्ट सेटिस्फैक्शन। ऐसा जापान में होता है, इंडिया में तो कोई नहीं सुन रहा, हमें दो तो दो। ओके, then the last one is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. This basically means कि जो वर्कर्स हैं उनका डेवलपमेंट, उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी। अब ये कैसे होगा? ये तो तब भाई तुमको इंजीनियरिंग पसंद है और तुमसे कोई आर्ट्स करवा के आईएएस बनाओ तो क्या तुम बनोगे? नहीं। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है, अगर तुम्हें आर्ट्स पसंद है और आईएएस बनना, तुम इंजीनियर नहीं बनोगे। तो दैट इज विट कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट जोन है, जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है और जिस चीज़ के लिए तुम स्टैंड आउट करते हो अच्छी तरीके से, तुम्हें वैसे ही हायर किया जाए, वैसे ही रिक्रूट किया जाए और वही चीज़ें तुम्हें सिखाई जाए, रेगुलर ट्रेनिंग्स दी जाए प्रॉपर इंटरव्यू में। अभी आते हैं टेक्निक्स पे। इनके 4 ही प्रिंसिपल्स हैं, कहीं अगर ज़्यादा लिखे होंगे तो आई एम नॉट डिनाइंग, कोई बात नहीं, पर 4 हैं और मैं नॉट के फॉर्म में, मैं अच्छा लगता है मुझे तो मैं नॉट के फॉर्म में पढ़ाती हूँ, ठीक है। और टेक्निक्स इनकी कहीं कहीं 10 हैं, कहीं कहीं 9 हैं, कहीं कहीं सिर्फ 5 हैं और छठे पॉइंट पे लिखा है अदर टेक्निक्स, ठीक है। तो अब मैं 9 पढ़ा दे रही हूँ, कम से कम 5 याद रहेगी तो 5 तो लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। टेक्निक्स में पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैनशिप, 4 से याद रखना, 4 4 4 4 4 4 फंक्शनल फोरमैनशिप, खैर वो वाला 4 है नहीं। फोरमैनशिप का मतलब होता है बॉसशिप या सुपरवाइजरशिप या लीडरशिप, वी कैन से, ठीक है। फोरमैनशिप का ये मतलब होता है। तो इनका एमडब्ल्यू टेलर का ये मानना था कि किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए 8 बॉस होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए 8 बॉस होने चाहिए। तो उनका ये मानना था कि मान लो एक पर्टिकुलर काम है, जैसे मान लो किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है, तो उसके 8 बॉस होने चाहिए। 4 वो जो सुपरवाइज और प्लान करें, मतलब पूरा प्लान करें कैसे होगा कैसे नहीं और उसे गाइड करें, और 4 वो जो उस पर काम करें। और इनमें से 8 को हक होना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ डिसाइड कर सकें। तो जो वर्कर्स हैं वो डिसाइड कर सके कि हम कैसे 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 काम करेंगे कि जो हमें प्लान मिला है 4 के थ्रू वो प्लान पूरा हो जाए। और जो 4 हैं वो डिसाइड करेंगे कि हम कैसे प्लान बनाएं कि जिस वर्कर की जो क्वालिटी हो उसके अकॉर्डिंग वो काम करके हमें प्लान पूरा कर दे, ठीक है। तो 4 पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक। उसके बाद तो 8 बॉस हो गए, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 बॉसशिप वाला रूल होता है। उसके बाद है इनका जो सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। मैडम वो लगता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये सेम चीज़ है। फिर अभी यहाँ से हम रिलेट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स और ये सेम चीज़ है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मतलब कि डाइवर्सिफाई मत करो भाई, मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में, हर जगह हाथ डालने के चक्कर में कहीं के नहीं रहोगे, ना घर का ना घाट का, ठीक है। तो वही चीज़ है, जो चीज़ तुम्हें आती है, जिसमें इंटरेस्ट है, जो तुम करते आए हो उसी को कंटिन्यू करो। वर्क सिंपल रहेगा, तुम्हारी स्किल सेट डेवलप होगी, इंटरेस्ट डेवलप होगा और ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। एक्सपर्टीज कैसे मिलती है? एक ही काम को करते 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 एक्सपर्टीज मिलती है ना भाई। अब सारे ही कामों में हाथ डालोगे तो कहाँ एक्सपर्टीज है? तो ये सिंपल। देन फैटिग स्टडी, सॉरी देखो पता है वर्क और मोशन ऊपर नीचे हो गया, मैं बताती हूँ रीजन। फैटिग का मतलब क्या होता है? थकान दूर करने के लिए क्या करते हो? रेस्ट। और रेस्ट में कुछ भी आ सकता है, चाहे आप रिफ्रेश करो खुद को, चाहे सो, चाहे जिसकी जो पसंद हो, चाहे कोई पिए चाहे कोई खाए, व्हाटएवर, ओके। बट अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फैटिग स्टडी में इन्होंने ये स्टडी करा था, ये स्टडी यूजुअली फैक्ट्री वर्कर्स पर थी कि कौन कितनी बार इंटरवल ले रहा है, कितनी देर का इंटरवल ले रहा है और कितनी 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 फ्रीक्वेंसी में ले रहा है। ये 3 चीज़ें थी, कितनी बार, कितनी देर और कब कब, ये 3 चीज़ें थी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटरवल, ठीक। उसके बाद मेथड स्टडी में क्या था, एग्जाम्पल देती हूँ मेथड स्टडी का, समझ आ जाएगा। फोर्ड मोटर्स का, ऑटोमोबाइल्स वैसे खैर होता है पर फोर्ड मोटर्स का एग्जाम्पल मेरे को याद है तो मैं दे रही हूँ। फोर्ड मोटर्स में क्या था कि मोटर्स के प्रोडक्शन से लेके प्रोक्यूरमेंट तक, मतलब प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्ट बाहर लाने तक, रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट बाहर लाने तक उन्होंने क्या किया था कि मैं डिवाइड कर रखा था कि जिसको डिजाइनिंग आती है ना वो सिर्फ डिजाइनिंग करेगा, वो जाके फिर नट बोल्ट नहीं कसेगा, ठीक है। और जिसको रॉ मटेरियल से वो स्ट्रक्चर तैयार करना आता है, रॉ स्ट्रक्चर, वो वही करेगा, ठीक है। वो जाके डिजाइन नहीं करेगा कि हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं। जिसको पेंटिंग आती है ना वो पेंटिंग ही करेगा मेरे ऑटोमोबाइल की, वो जाके वहाँ पे डिजाइनिंग नहीं कराएगा उसकी कि भाई ऐसे कर दो तो मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है। और जिसको प्रोडक्शन निकालना आता है ना वो वही करेगा। तो उन्होंने क्या करा था कि
मेथोलॉजी डिवाइड कर दी थी, जिसको जो आता है ना वो अपने मेथड से वही करे। किसी को डिज़ाइनिंग आती है और किसी को नहीं आती है, तो जब कोई साथ में काम कर रहा है तो या तो तुम उसके थॉट को कंसिडर करोगे या तो फिर तुम्हें आर्ग्यू करोगे। तो कॉन्फ्लिक्ट से बेटर है जिसको जो आता है वो वही करे, कोई और आए ही ना उसमें। तो ये मेथड स्टडी थी, ठीक है। फिर टाइम स्टडी में इसमें एवरेज वाला लॉ चलता है। जैसे मान लो कि 8 घंटे हफ्ते के 6 दिन एक वर्कर काम करता है, ठीक है। तो 8 8 8 8 8 8 6 48 48/6, तो 48/6 इज इक्वल टू 8। तो मान लो वो 8 बेस्ट यूनिट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, 8 बेस्ट यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो अगर वो सिर्फ 7 बेस्ट यूनिट प्रोड्यूस करता है एक हफ्ते में, तो इसका मतलब वो एवरेज से कम काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका काम स्टैंडर्ड नहीं है। अगर वो 8 के बजाय 9 या 10 कर लेता, तो मतलब वो काम उसका बहुत स्टैंडर्ड है, उसे या तो प्रमोशन दो या तो कुछ डिफरेंट दो, ठीक है। तो ये उनका टाइम स्टडी था कि कितने टाइम में कौन कितना स्टैंडर्ड काम कर लेता है कैलकुलेट करके, ठीक है। मोशन स्टडी क्या था? मोशन स्टडी में भी सेम चीज़ है, वही मैंने अभी देखो मोशन स्टडी अभी हम क्या कह सकते, जैसे कि अगर जिसको 11th में थे उसको याद हो कि उन्होंने इतना तक एग्जामाइन किया था कि अगर हम टूल बॉक्स बना के हर एक वर्कर के पास रख दें कि इस टूल बॉक्स में ये चीज़ें हैं, तो उसे बार बार झुक के उठाना नहीं पड़ेगा और बार बार वहाँ से जाके लाना नहीं पड़ेगा। तो इससे जो उसका मोशन है वो कम होगा, मोशन कम होगा तो थकेगा कम, हर चीज़ पास में होगी तो वो कर लेगा। फिर खुद ही देखो, अगर पानी का ग्लास पास में हो ना तो पानी पी लोगे, पर अगर पानी बार बार किचन से जाके ला के पीना हो तो 4 ग्लास मुश्किल से पियो दिन भर में, ठीक है। तो ये वही चीज़ थी, तो ये मोशन स्टडी थी, ठीक है। अब 4 हो गई, फैटीग, मेथड, टाइम, मोशन। वर्क क्या होता है? फैटीग प्लस मेथड प्लस टाइम प्लस मोशन, इन चारों को ऐड करके जो रिजल्ट आता है ना वो वर्क स्टडी होती है। इनसे तो वर्क होगा, तो ये 5 तो आपको रट जानी चाहिए। 5 क्या यार, वर्क याद कर लो, वर्क इज इक्वल टू फैटीग प्लस मेथड प्लस टाइम प्लस मोशन, इतना याद कर लो तो 5 तो ऐसे ही याद होंगे, बाकी थोड़ा बहुत जो है। हाँ, अब आता है डिफरेंशियल पीसवाइज सिस्टम, मतलब कि जिसकी जितनी काबिलियत हो, जिसका जितना आउटपुट हो, जिसने जितना काम किया हो, उसको उसी के अकॉर्डिंग पैसा मिले। ये तो वही हो गया ना आजकल डिजिटल मार्केटिंग कि जिसने जितना काम किया, जिसके जितने फॉलोअर, जिसके जितनी सेल, उसको उतना पैसा, ठीक है। ज़्यादा को ज़्यादा, कम को कम। तो ये उस टाइम बिल्कुल नहीं माना गया। मान लीजिए 100 रुपये का काम था, एक इंसान ने 40 रुपये का अकेले कर दिया, तो बहुत ज़्यादा था, बहुत स्किल्ड इंसान था, बचा 60, तो बाकी 9 लोगों को तो 60 ही रुपये में काम चलाना पड़ेगा, तो ये तो गलत है। तो उस टाइम इस पर बहुत कंट्रोवर्सी थी और एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लोग, हेट्रेड काफ़ी मिला था इसको, पर अभी शायद धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करने लगे। उसके बाद लास्ट है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन में कुछ नहीं है, थिंकिंग को फर्निश करते रहना। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी देखी है, वहाँ पे अगर हफ्ते में 7 सेमिनार होते हैं ना, तो उनमें से एक सेमिनार हर हफ्ते सिर्फ थिंकिंग का होता है, माइंडसेट का होता है। वहाँ वो सिर्फ मोटिवेट कर रहे होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया बदल देगी, नहीं, पर जो लोग काम करते हैं उनकी बदल भी देती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ में काम मैटर करता है। फ्योल्स प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ने पढ़ा दिया है और मुझे लगता है मैं बहुत आलसी हो रही हूँ, हर बात पे दीवार पे झुक जाती हूँ। ओके, सो फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, बर्थडे वॉज इन फ्रांस, 1841 में हुआ था, 1841 में लिख दिया मैंने ऊपर आपके लिए। अच्छा हाँ, एक जो चीज़ है जो रिमार्केबल है वो ये है कि ही इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स एंड स्टडीज़। ये मैनेजमेंट थॉट्स और स्टडीज़ के फादर हैं। और F.W. टेलर जो हैं वो हैं हमारे मैनेजमेंट के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के फादर। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना, दोनों ही फादर हैं, पर ये थॉट्स और स्टडीज़ के हैं और वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं। ओके, तो इनके देखो, जो इनका जो बेसिक सेट था, इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स क्यों डिराइव किए। इनका जो मोटो था वो हम अगर कह सकते हैं कि इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल और सॉर्टेड बनाना था। एक्चुअली माइक की आवाज़ फंसती है। सिंपल और सॉर्टेड बनाना था, दैट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करना था, स्पेसिफाई करके सिंपल करना था, ठीक है। तो इनके 14 प्रिंसिपल्स हैं, अभी हम पढ़ते हैं। पहला डिविजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी। ओके, एक्सप्लेन करती चलती हूँ मैं। डिविजन ऑफ वर्क मतलब काम बांटना। काम बांटना मतलब व्हाट? रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन। अगर किसी को एक काम है और दूसरे को दूसरा काम है जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम बांटना, उससे होता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन से मिलता है बेटर आउटपुट और बेटर आउटपुट से मिलती है ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को। ओके,
दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा मैंने आपको डिपार्टमेंट वाले एग्जाम्पल में समझाया कि फाइनेंस और मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्या नहीं, वो स्पेसिफाई कर दो तो वो लोग अकाउंटेबल हो जाएंगे, और डिपार्टमेंट वाले जो डिवीजन में जो वो क्या बोलते हैं लिमिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सेम चीज़ इस प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि हर एक बंदे की, मैनेजर हो या वर्कर हो, उसकी अथॉरिटी कि वो किस किस हद तक डिसीजन ले सकता है और किस किस पार्ट पर डिसीजन ले सकता है, और किस किस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, रिलायबल है कि उससे पूछा जाए, तो वो चीज़ें एकदम स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि दिस इज़ योर अथॉरिटी एंड दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन थर्ड वन इज़ डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमने मोटिवेशन को बहुत ओवर रेटेड कर रखा है और डिसिप्लिन को बहुत अंडर रेटेड कर रखा है, जबकि मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, और डिसिप्लिन के लिए हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस और थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं। सो सेम थिंग इज़ हेयर। जैसे कि अगर आप मैं एग्जांपल दूँ अगर एक प्रोफेशनल टर्म्स में, तो जैसे कि मान लीजिए कि अपने कॉलेज को आप ले लीजिए, ठीक है, या चलिए ठीक है सेल्स डिपार्टमेंट को ले लेते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में एक है एसओ, सेल्स ऑफिसर, जो रिटेल पर जाकर प्रोडक्ट के बारे में बताता है और प्रोडक्ट लगवाता है। एक है उसका सुपरवाइज़र और एक है सेल्स मैनेजर एरिया का, ठीक है। तो अगर एसओ को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो पहले सुपरवाइज़र से बोलेगा ना कि सर मुझे इस पॉलिसी में प्रॉब्लम है, आपने मुझे ये जो प्लान बताया है मैं ऐसे ऐसे कर नहीं पा रहा हूँ, मैं एक दिन में इतनी दुकानें कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्टली सेल्स हेड से बताने चला जाएगा कि सर ये प्रोडक्ट ही बदल दो, ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो डिसिप्लिन शुड बी देयर। अगर कंपनी का कोई एक सिस्टम है, कुछ पॉलिसीज़ हैं, एक कोई कमांड चेन है, एक कोई कम्युनिकेशन चेन है, तो आपको उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट वी हैव 2 more 4 and 5 विच इज़ यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस और कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोनों ही प्रिंसिपल्स में हमारे गोल कॉमन होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल कॉमन होता है। पर यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन में डिफरेंस ये है कि यूनिटी ऑफ कमांड मतलब वन बॉसशिप, तुम्हें ऑर्डर एक ही बॉस से आना चाहिए, ठीक है। अगर ये मतलब ये लाइन बनी है हेड, सब हेड, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, तो जो वर्कर को कमांड आएगा ना वो सुपरवाइजर से आएगा। मैनेजर वर्कर को कमांड करने नहीं जाएगा, ये उसकी डिग्निटी भी नहीं है और उसका काम भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई यूनिटी ऑफ व्हाट, कमांड, की वन बॉस होना चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या हुई फिर? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये हुई कि जो हेड है वो सब हेड को बोलेगा, सब हेड जो है मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर सुपरवाइजर को बोलेगा और सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट को बोलेगा। ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हुई कि इस तरीके से पॉलिसीज, कमांड्स और ऑर्डर्स पास होंगे। फिर हमारे पास है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कैसे करोगे ये? मतलब इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, आप जिसको भी रिक्रूट कर रहे हो, जिसको भी हायर कर रहे हो अपनी कंपनी में, उसका जो इंटरेस्ट है या उसका जो पर्पज़ है आपकी कंपनी में आने का, उसको जनरल इंटरेस्ट में कैसे बदलोगे? एंड जनरल इंटरेस्ट का यहाँ पे मतलब होता है कंपनी का कॉमन गोल, जो भी गोल हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल मैक्सिमाइजेशन या वो व्हाटएवर, ओके। तो वो कैसे करोगे? तो दैट इज़ फ्रॉम ट्रेनिंग्स। आप उसका माइंडसेट ऐसा डेवलप करोगे कि जो चीज़ें आपको चाहिए, जो डेवलपमेंट आपको चाहिए, जो रिज्यूमे आपको बनाना है, जो एक्सपीरियंस आपको लेना है, वो सब आपको हमारी कंपनी में आकर इस तरीके से मिलेगा। फंड भी मिलेगा, टूर्स भी मिलेंगे, ट्रैवल्स भी मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या होगा कि वो अपने लिए जो जो काम करेगा वो काम कंपनी को भी तो प्रॉफिट करेगा। तो वो क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया ना। वो काम तो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है पर वो कंपनी के इंटरेस्ट को भी तो फुलफिल कर रहा है ना। तो दैट इज दिस गोल, ओके। देन रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन मतलब पेमेंट, ओके। पेमेंट अकॉर्डिंग टू द वर्क, जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग, जैसा किया उसके अकॉर्डिंग, जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग। फिनेंशियल फ्रीडम्स दी, प्रोविडेंट फंड दिया, इमरजेंसी फंड दिया, मेडिकल फंड दिया, टूर्स दिए, ट्रिप्स दिए, वकेशंस दिए, फ्री दिए, कॉस्टेड दिए। तो ये सब चीज़ें वो रेम्यूनरेशन के पार्ट में आती हैं, ठीक है, कि कंपनी हाउ इट पेज टू द एम्प्लॉयज़, कैसे देती है, ओके। एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा हाँ, ये जो प्रिंसिपल्स हैं 14, दे आर नॉट कंपल्सरी कि एक कंपनी पूरे 14 फॉलो करे, एंड दे आर ऑल्सो नॉट कंपल्सरी कि एक कंपनी को करना है, मैंडेटरी नहीं है। जिसकी कंपनी में जो अकॉर्डेंस फील होता है वो वही प्रिंसिपल फॉलो करता है, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ कंपनीज क्या होती हैं, वो सेंट्रलाइजेशन को अपना प्रिंसिपल मानती है, लाइक पावर वो विद इन सम फ्यू हैंड्स रखती हैं,
ठीक है, और बाकी वो काम डिवाइड कर देती हैं। और कुछ कंपनीज होती हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन को अपना मतलब वो पावर मानती हैं, ठीक है, कि वो डिपार्टमेंट डिवाइड कर देती हैं, हर डिपार्टमेंट के हेड के पास इक्वल पावर होती है, फिर वहाँ से काम डिसेंट्रलाइज होता है। तो जिस कंपनी का जैसा स्ट्रक्चर है वो उसके अकॉर्डिंग चूज़ करता है कि उसे सेंट्रलाइज्ड रहना है या डिसेंट्रलाइज रहना है। जैसे कि ज़्यादातर जो मोनोपोली मार्केट होती हैं, जो लोग साइंस से नहीं है मैं उनको बता दूँ, मोनोपोली मार्केट्स वो मार्केट्स होती हैं जहाँ पे आपके गुड का कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, आपका गुड एक अकेला कैटेगरी हो पूरे मार्केट में, तो वो तो मोनोपोली हुई। तो मोनोपोली मार्केट में लोग यूजुअली सेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उन्हें पता है भाई कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो हमारी कंपनी को कोई गिरा नहीं सकता है, तो वो पावर कुछ हाथ में रखते हैं। बाकी यूजुअली कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिसेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस किया जाता है, स्पेशलाइजेशन भी उससे मिल जाता है, और क्या बोलते हैं वर्क का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी सब कुछ डिवाइड हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव स्केलर चेन। अब स्केलर चेन में क्या डिफरेंस है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो स्केलर चेन हुई, स्केलर चेन का मतलब सीधा नहीं, स्केलर चेन कम्युनिकेशन के डिफरेंस में है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ना हायरार्की के डिफरेंस में, ये याद रखना। स्केलर चेन कम्युनिकेशन के डिफरेंस में है। इफ योर कॉलेज or your school is having a kind of communication chain कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्टली यू विल गो टू योर क्लास मॉनिटर, अगर वो नहीं है तो देन यू विल गो टू द क्लास टीचर, अगर वो भी मतलब सॉल्व नहीं कर पा रही है अपने लेवल पे प्रॉब्लम तो देन यू विल गो टू द सेक्शन इंचार्ज, एंड अगर फिर भी नहीं तो देन यू गो टू द प्रिंसिपल। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली एचओडी के पास पूछ जाते हो, नहीं ना। तो दैट इज स्केलर चेन कि ऊपर से नीचे इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, मतलब हायर पोजिशन से लोअर और लोअर से हायर पे इंफॉर्मेशन या सजेशन कैसे जाएगा, वो अगर एक चेन स्पेसिफाइड है ना कंपनी में तो फॉलो दैट, ठीक है। और वो स्पेसिफाई करना भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। फिर आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट उससे बहुत कम हो जाते हैं जितना मैंने देखा है यूजुअली कॉर्पोरेट्स में। एंड देन हाँ, सबके पहले प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लगा लेना, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ओके लगा लेना प्रिंसिपल, ठीक है। देन वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगेन देखो जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितनी अथॉरिटी, जितने के लिए वो अकाउंटेबल है और जितना उसको पावर दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर्स दे और ऑर्डर्स ले, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज इक्विटी। नाम से पता चलेगा भाई हमारे इक्वल राइट्स, नॉट फेमिनिज्म हेयर, ठीक है। तो इक्विटी इज़ लाइक कि सच एज एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, मान लीजिए कि रीजनल हेड है, नॉर्थ का कोई एक हेड है सेल्स में, साउथ का कोई एक है, क्योंकि रीजन वाइज भी चीज़ें बहुत कस्टम्स चेंज हो जाते हैं, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्थ का एक हेड है, एक साउथ का, एक वेस्ट का, एक ईस्ट का, 4 हेड्स पूरे इंडिया के हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ वालों को अगर नॉर्थ वालों को ज़्यादा आप क्या बोलते हैं बायस्ड होकर नॉर्थ वाले जो हेड हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे हो, ज़्यादा वैकेशंस और लीव भी उनकी अप्रूव कर दे रहे हो, और साउथ वालों के साथ आप बायस्ड हो, आप उनको कम रेम्यूनरेशन भी दे रहे हो और इक्वल कुछ नहीं है उनके राइट्स में, है ना। मीटिंग्स में उनका आप परसेप्शन ले रहे हो पर साउथ वालों का परसेप्शन छोड़ दे रहे हो, उनको मतलब कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल अनफेयर, ओके। तो उन्होंने इक्विटी का एक प्रिंसिपल दिया है कि जिस पोजीशन पे जितने भी मैनेजर्स हैं उनको उनकी स्किल के अकॉर्डिंग इक्वल राइट्स और इक्वल कंसिडरेशन मिलना चाहिए, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, खैर, ओके। द सेकेंड 12th वन इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। फिर से वही चीज़ आ गई, रतन टाटा की कंपनी का मैंने एग्जाम्पल दिया था, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो इनका कम है। एक्चुअली वो थोड़े से आइडियलिस्टिक से है मेरे माइंड में, तो बार बार वही आ जाता है, ठीक है। तो उनका एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कम है, और ये सेम मतलब आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो क्योंकि वो टर्नओवर रेशियो पे ही ये पॉइंट इन्होंने बनाया है। क्यों कम है? क्योंकि वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड है। तो इस पॉइंट का मतलब भी यही है कि टर्मिनेशन कम से कम करो। अगर कोई ईगो क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट्स वाली चीज़ें हैं, सॉर्ट दैट आउट, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड करो या कुछ भी करो, बट डू नॉट टर्मिनेट, क्योंकि फिर जितना डिस्कनेक्टेड फील करवाओगे फिर उतना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाएंगे, ओके। तो ट्रांसफ़र्स थोड़ा सा कंसिडर करके करो। कुछ लोग ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो अपना स्टेट या अपनी सिटी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो देन दे लीव द कंपनी, वो कंपनी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मेक एवरीथिंग इन कंसिडरेशन, ठीक है। एंड द 13th वन इज़ इनिशिएटिव। देखो एक्शन जो होता है ना, एक्शन तो लेना ही पड़ता है। आप किसी भी कंपनी में एज अ वर्कर, एम्प्लॉई, मैनेजर कुछ भी काम कर रहे हो, यू हैव टू एक्ट, ओके। तो एक होता है एक्शन जो फोर्स्ड एक्शन होता है, जो ऑर्डर करके हमें कहा जाता है, तो वो फोर्स्ड होता है कि हम करते हैं किसी के कहने पे। और एक होता है सेल्फ एक्टेड, ठीक है। तो सेल्फ एक्टेड इज इनिशिएटिव।
तो इनिशिएटिव भी ट्रेनिंग से डेवलप होगा, ठीक है। वो देखा नहीं नेटवर्क मार्केटिंग वाली जो ट्रेनिंग होती है, उसमें अगर हफ्ते में 3 वेबिनार है तो उसमें से एक वेबिनार तो माइंडसेट पे ही होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया बदल देती है नॉल। खैर बदल भी देती है, ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं बदल सकती है। वर्क इज़ एवरीवेयर वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए होता है और हर जगह चाहिए होता है, ठीक है। तो वही चीज़ इनिशिएटिव की है। इनिशिएटिव कम्स फ्रॉम रेगुलर ट्रेनिंग। टीम वर्क करो, लीडरशिप करो, बॉसशिप करोगे तो कोई इनिशिएट नहीं करेगा भैया, वो तो फिर तुम्हारे कहने भी कहेंगे अरे कहता ही तो रहता है हर वक्त, इधर चिल्लाता है, तो बहुत कॉमन हो जाएगा। टीम वर्क करोगे तो दे विल फील कनेक्टेड एंड दे विल थिंक कि हमारे टीम मेंबर ने ही हमें काम दिया है, ठीक है। लास्ट है स्पिरिट डी कॉर्प्स। आई डोंट नो सब कुछ इंग्लिश में लिखने के बाद ये इस तरीके से क्यों लिखा, ठीक है। इसमें स्पिरिट की स्पेलिंग ई से शुरू होती है। दिस इज लाइक यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ कह सकते हैं आप। स्पिरिट डी कॉर्प्स इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क में काम करो, लीडर आप कितने भी बड़े हो, अपने स्किल और अपने बातों और अपने कैरेक्टर से खुद को शो करो कि मैं सुपीरियर हूँ, मुझे नॉलेज है, मैं लीडर हूँ, मैं लीड कर सकता हूँ तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को मेंटर कर सकता हूँ। बट डो नॉट एक्ट इट। फील कराओ लोगों को कि यू आर केपेबल ऑफ मेंटरिंग दम, बट डो नॉट एक्ट लाइक दैट। बॉसशिप मत करो। तो ये वही चीज़ है, जितना आप कनेक्टेड फील करोगे उतना यूनिटी रहेगी। अगेन सब में वही है, तो ले दे के सारे वही हैं, ठीक है। तो बाकी तो याद तो 14 तो रटने पड़ेंगे इनके, क्योंकि इनके 14 हैं तो 14 रटने पड़ेंगे। सीक्वेंस कोई नहीं है, बट हाँ 14 आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेसी में समझा चुकी हूँ आपको डिस्क्रिप्टिव में, बट इसके 3 पार्ट्स और है, तो 3 पार्ट्स में और आपको समझा देती हूँ। पहला है रेशनल लीगल अथॉरिटी, दूसरा है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, तीसरा है हमारा विच इज़ कैरिस्टमैटिक, ठीक है। तो रेशनल लीगल में आपको क्या लीगल वर्ड से कुछ तो स्ट्राइक करना होगा ना, हाँ। तो ब्यूरोक्रेसी में आपको समझाई हूँ, वो लोग जहाँ पे वो डिपार्टमेंट्स या वो फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल या वर्कर जहाँ पे क्या बोलते हैं रिकॉर्ड मेंटेनेंस को काफ़ी प्रायोरिटाइज किया जाता। तो रेशनल लीगल में रिकॉर्ड मेंटेनेंस लीगल कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, या तो मिलिट्री, या तो CBI CID या पुलिस सर्विसेज एंड ऑल, ओके। तो इसमें यही है, रेशनल लीगल अथॉरिटी में यही है कि यहाँ पे ओबीडियंस और लेगेसी इज एवरीथिंग। ये 3 बस एग्जाम्पल्स आई डोंट नो इन्होंने क्यों दिए हैं, पर इट्स ओके। 3 है तो इन 3 का इन्होंने डिवीजन दिया है कि ऐसी ही ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ओबीडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऑर्डर आ गया है DIG से, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे फॉलो नहीं करोगे, फिर तो आप गए। ये कंपनी की मैनेजमेंट नहीं कि नौकरी छोड़ दोगे, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि वहाँ पे लेगेसी और ओबीडियंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और दूसरा हमारा जो ट्रेडिशनल है वो ये है कि जो आपको जनरेशन वाइज पास ऑन की गई हो। जैसा आपने सुना होगा अभी कुछ लोग अभी विदेशों में भी हैं जो मतलब किंग के सन मतलब जनरेशन ऑन पास किए गए हैं, तो उनके नाम के आगे 14-15 लगता जा रहा है, ठीक है। अभी ज़्यादा दूर मत जाइए, आप अपने इंडिया के राजस्थान में देख लीजिए। राजस्थान में भी कुछ अभी राजपूताना राजा रानी हैं, तो वो लोग भी राजा रानी की तरह ही रहते हैं, वही ट्रेडिशन, उन्होंने अभी कुछ चेंज ऐसा कुछ खास नहीं किया। एंड देन एट लास्ट जो हमारा है कैरिस्टमैटिक अथॉरिटी। कैरिस्टमैटिक अथॉरिटी में हम कह सकते हैं, कैरिस्टमैटिक से स्ट्राइक करें ना, कैरेक्टर वाइज अब जब किसी को अथॉरिटी मिलती है उसके बिहेवियर से, उसके इन्फ्लुएंस से, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ संदीप माहेश्वरी सर का या विवेक बिंद्रा सर का, तो आर दे अथॉरिटाइज टू गाइड अस और मेंटर अस? ऐसा कुछ उनके पास सर्टिफिकेट है? धीरे धीरे हुआ, बट हु गेव अस अथॉरिटी या हु गेव देम अथॉरिटी? हमने तो दी। हमने क्यों दी? क्योंकि हम उनके कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस हुए। तो जो हम किसी के कैरेक्टर या किसी के मेंटोरशिप या लीडरशिप से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उन्हें अथॉरिटी देते हैं कि आप हमें गाइड करिए, मेंटोर करिए, आगे बढ़ाइए। तो ये वो वाली अथॉरिटी है। ब्यूरोक्रेसी एंड से ओके। फिर हमने कहा था कि हॉथॉर्न की कहानी सुनाएंगे, इतनी खास भी नहीं है, बट हाँ ठीक है। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हॉथॉर्न इंडस्ट्री में हुआ था। तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे थे। पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो उनका इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट था। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन टेकन बाय एल्टन मायो। एल्टन मायो ने किया था ये एक्सपेरिमेंट, ओके। पहला हमारा था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे वो लोग लाइटिंग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि एक कमरे में ज़्यादा लाइटिंग करते हैं, एक में कम, और 2 ग्रुप में एम्प्लॉयज़ को बांट के दोनों अलग अलग कमरे में रखते हैं। आई डोंट नो लाइटिंग एक्सपेरिमेंट भी कोई करने का एक्सपेरिमेंट है, बट यस हो भी सकता है, क्योंकि फिरोज़ाबाद में हमारे इंडिया में जो बैंगल इंडस्ट्री है इंडिया की, वहाँ पे जो लोग बचपन से काम कर रहे होते हैं उनकी बहुत ही अर्ली एज में आई साइट बहुत वीक हो जाती है या खो भी देते हैं वो लोग।
तो इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट लाइटिंग का किया था, वेल्डिंग वगैरह का काम था। तो एक रूम में बहुत अच्छी लाइटिंग दी थी, एक में बहुत नॉर्मल या बहुत एट एन एवरेज लाइटिंग दी थी। तो बट उससे भी आउटपुट में कोई खास फर्क नहीं है, जैसे वो लोग नॉर्मली काम करते थे उन लोगों ने वैसे ही काम किया और वैसे ही आउटपुट दिया। सेकेंड हमारा था रिले रूम एक्सपेरिमेंट। रिले रूम एक्सपेरिमेंट इन्होंने 6 फीमेल्स के साथ किया था, 3 को अलग रूम में और 3 को अलग रूम में। एंड जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था उसमें ये था लाइक कि एक रूम का टेम्परेचर, क्वालिटी, चेयर, टेबल, इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग काफ़ी अच्छा रखा था। ओके, मील्स, इंटरवल्स, एवरीथिंग। और दूसरे रूम में बहुत नॉर्मल या बिलो एवरेज फैसिलिटीज़ रखी थी। बट उससे भी उन 6 फीमेल्स के काम में कोई खास फ़र्क नहीं आया, वो जैसा स्टार्टिंग से करती आ रही थी वैसा ही उन्होंने किया। तो फिर उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट करा, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने 14 एम्प्लॉयज़ चुने, बेस्ट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अ बैंक, और उन्हें एक रूम में काम करने को कहा जहां वो 24/7 मतलब जब तक वो लोग काम करें तब तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखे गए। तो उससे बहुत खास कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बहुत अच्छा उन्होंने कोई आउटपुट नहीं दिया। बट एल्टन मायो और उनकी टीम, दे ऑल गॉट टू नो कि फैसिलिटीज़ और टेम्परेचर और लाइटिंग का वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है लोगों पे जो उनके सोशल इन्फ्लुएंस का पड़ता है, जो उनके ग्रुप का पड़ता है। उन्हें ये पता चला कि कंपनी के जो नॉर्म्स हैं, कंपनी की जो फॉर्मेलिटीज़ और अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कही गई हैं या जो भी जॉब प्रोफाइल है, रादर देन दैट जो एम्प्लॉयज़ काफ़ी टाइम से एम्प्लॉयड हैं उस बैंक में, उन्होंने एक अपना परफॉर्मेंस क्राइटेरिया रखा है कि हमने एक दिन में 6 फाइल कर ली, चलो ठीक है हटाओ। उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया रखा है, तो उन्हें वो चीज़ पता चली। फिर उन्होंने एक 4th इंटरव्यू करवाया एग्जैक्ट जड़ जानने के लिए कि अरे है क्या, इम्पैक्ट क्या करता है प्रोडक्शन आउटपुट और प्रॉफिट को। तो उन्होंने 4th जो एक्सपेरिमेंट किया वो इंटरव्यू प्रोग्राम था। एक क्वेश्चन आयर मतलब एक पेपर जहाँ पे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और कॉमन ऑप्शंस होते हैं, उसे 20,000 एम्प्लॉयज़ में सर्कुलेट किया और सबके रिव्यूज़ लिए। तो जो रिज़ल्ट आया था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट का वो ये आया था कि एम्प्लॉयज़ के सोशल जो एनवायरनमेंट होता है उसका इन्फ्लुएंस, उनके ग्रुप का, उनके बॉस का, उनके लीडर का, उनके स्किल का सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट इम्पैक्ट पड़ता है। बट ऑब्वियसली आपका लीडर अच्छा होगा, आपको मोटिवेट करके रखेगा, आपके इंटरेस्ट को कंपनी के इंटरेस्ट से मैच करेगा, कंपनी के इंटरेस्ट को आपके इंटरेस्ट से मैच करेगा, तो ऑब्वियसली आप इनिशिएटिव लोगे ना, आप फिर फोर्स्ड एक्शन थोड़ी लोगे, आप तो खुद से काम करना चाहोगे। बट अगर एवरीथिंग इज़ लाइक इट्स नॉर्मल, बस जाना है, काम करना है और काम करके घर आना है, देयर इज़ नो इंथुजियाज्म, नो इंटरेस्ट, तो वहाँ पे तो चीज़ें वैसी नहीं होंगी। तो रिजल्ट ये आया। ओके, फिर मैंने आपसे कहा था कि चेस्टर बर्नर्ड के बारे में मैं पढ़ा दूँगी। चेस्टर बर्नर्ड के बारे में जितना एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट बहुत टाइम से ऑर्गेनाइजेशन का, बट यस वही बात हो गई, हु गिव्स द बेस्ट कंसेप्ट, चेस्टर बर्नार्ड। ओके, सो चेस्टर बर्नार्ड ने जो कंसेप्ट दिया था, उन्होंने उस कंसेप्ट में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बीच में एक लाइन ड्रॉ करी थी कि व्हाट डिफाइंस अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, what defines an informal organizational structure। डिफरेंस काफ़ी होते हैं, कम्युनिकेशन चेन का डिफरेंस होता है, हायरार्की का डिफरेंस होता है, इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन का डिफरेंस होता है, पोजीशन होल्डिंग का डिफरेंस होता है। तो उन्होंने ये चीज़ें डिस्क्राइब करी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको पढ़ाया था ना कि 3 बाइफिकेशंस होते हैं, क्लासिकल, बिहेवियरल और मॉडर्न। ये जो मॉडर्न पढ़ाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो नई बुक्स अभी सर्कुलेट हुई हैं यूपी में ठाकुर पब्लिकेशंस की जो होती हैं, तो उसमें क्या है कि मॉडर्न की बजाय उस बुक में कंटेम्प्ररी लिखा है, कंटेम्प्ररी। ओके, कंटेम्प्ररी अप्रोच लिखा है। तो मॉडर्न और कंटेम्प्ररी आपको जो भी याद है और आपको जो भी लिखना है व्हाटएवर, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, मैंने आपको 5 पढ़ाए हैं, क्वांटिटेटिव, सोशल सिस्टम, एंड देन कंटिजेंसी, एंड देन डिसीजन मेकिंग, एंड देन सिस्टम अप्रोच। ठीक है, उसमें क्वांटिटेटिव नहीं है, बाकी चारों सेम है। तो आपको क्वांटिटेटिव अगर याद है एग्जाम तक तो आप लिखिएगा, नहीं याद है तो देयर इज़ नो इश्यूज देन। ओके, एंड वन थिंग मोर, मैंने आपसे कहा था कि यूनिट का लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन है। हाँ, ओल्ड बुक्स में टॉपिक कोऑर्डिनेशन है, बट द न्यू बुक्स विच आई हैव सीन जस्ट अ डे बिफोर, और तो उसमें ये है कि
उसमें लास्ट टॉपिक है हमारा वैल्यूज़ ऑफ मैनेजमेंट. तो वैल्यूज़ अब is not a topic to teach you within the video or as an extra topic, but yes, अगर किसी को मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए वैल्यूज़ पे तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं एक वीडियो सेंड कर दूँगी, अगर मतलब वीडियो अपलोड कर दूँगी बना के, अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई तो. और इसी के साथ साथ हमारी यूनिट 1 जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वो होती है ख़त्म. बट स्टिल फॉर योर सेटिस्फैक्शन वैल्यूज़ में अगर हम पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ फीचर्स पढ़ेंगे ना वैल्यूज़, क्या फीचर्स होते हैं, गुड वैल्यूज़ क्या होती हैं, बैड वैल्यूज़ क्या होती हैं. तो व्हाट आर गुड वैल्यूज़? टीम स्पिरिट होनी चाहिए, बॉसशिप नहीं लीडरशिप होनी चाहिए, एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, डिसीजन मेकिंग में हर किसी के पॉइंट को, सारे फैक्ट्स फिगर्स को कंसीडर करना चाहिए, एंड मैनेजमेंट में सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट शुड बी एज अ होल, कंपनी का इंटरेस्ट ही एम्प्लॉय का इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड रेगुलर ट्रेनिंग्स मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट और स्किल्स और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को रिक्रूट करना चाहिए. तो दीज आर सम वैल्यूज़. सो वी आर एंड विद द यूनिट 1.